नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। 31 दिसंबर 2020 की विदाई के साथ होगा नए साल का आगाज। बाबा महाकाल मंदिर में भी साल की अंतिम विदाई पर दर्शनार्थियों की संख्या आम दिनों की तुलना में कम दिखाई दी, जिसका एक कारण है कोविड-19 यानी कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण राज्य शासन के निर्देशानुसार पूरे महाकाल मंदिर क्षेत्र में देखने को मिली। हर साल की तरह इस साल भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला तो लगातार जारी रहा, लेकिन सबसे अहम बात कि बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग यानी साक्षात विराजित मंदिर में भगवान की होने वाली शयन आरती और सबसे महत्वपूर्ण सुबह की भस्म आरती पर आम श्रद्धालुओं के आने पर प्रतिबंध तो लगा ही था, लेकिन साल के अंतिम विदाई और श्रद्धालुओं की आने वाली भीड़ में इजाफा होते देख महाकाल मंदिर समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि तकरीबन 3.5 से 4,000 श्रद्धालु ही दूर से बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे और 4 जनवरी तक महाकाल मंदिर के नंदी हाल में भी श्रद्धालुओं के लिए भी प्रतिबंध रहेगा। गर्भगृह में पूरा प्रवेश वर्जित है। इसके अलावा जो नंदी हाल का दूसरा इम्पोर्टेंस होता है, तो चूँकि यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, तो नंदी हाल पे भी पूरी तरह से प्रवेश बंद रखा गया है। जो बैरिकेड्स की लाइन है वो पहले 1 या 2 चलती थी, चूँकि सामान्य भीड़ होती है, उसको हमने 3 या 4 लाइन चलाने की भी व्यवस्थाएँ की है। अभी हाल ही में ऐसे कलेक्टर साहब, एसपी साहब, आईजी साहब वगैरह ने भी मंदिर का निरीक्षण करके खूब सारे निर्देश दिए हैं, जिनका हम पालन सुनिश्चित करेंगे। ये कोरोना महामारी की वजह से यहाँ पर इस साल जो सैलाब है बहुत ही कम बोला जा सकता है कि अभी इन्हीं के बराबर जनता आ रही है यहाँ पर। ये जो ट्रेन वगैरह, बस वगैरह ये जो नहीं चल रही है और जो बीमारी वगैरह है, तो आम दर्शनार्थी के लिए जो भी है व्यवस्था कर दी गई है गाइडलाइन सरकार के द्वारा से। फिर भी जो भी बस ट्रेन है, इसके कारण यहाँ पर जनता अभी थोड़ी कम आ रही है। मतलब रुपये में समझें अपन कि अभी फ़िलहाल में 54 ही जनता आ पा रही है। यही कहना चाहेंगे कि 2020 को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन, परेशानियाँ और सभी के लिए रही है, और 2021 नई खुशियाँ, नई उम्मीदें सबके लिए बहुत अच्छा लेके आए, और कोरोना का खौफ किसी के मन में ना रहे। नए साल में नई उम्मीदें, नए सपने सबके पूरे हों और ऊपर वाला सब पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखे। भस्म आरती के साथ ही शयन आरती दर्शन पर भी रोक बरकरार रखी गई है। किसी भी श्रद्धालु को इन 2 आरतियों के दर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अफसरों ने प्रोटोकॉल व्यवस्था को भी यथावत रखा है। वीआईपी दर्शन के लिए प्रमुख व्यक्तियों को जिला प्रोटोकॉल से दर्शन की अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। मालूम हो कि कोरोना काल से पहले साल के आखिरी दिन और नव वर्ष पर 50,000 से अधिक भक्त दर्शन करने आते हैं। उज्जैन से अनिल बैरागी की रिपोर्ट। 31 दिसंबर 31 उसकी विदाई के साथ ही 2020 की होगी निश्चित तौर पर विदाई। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि तमाम तरह से जो कर्मचारी है वो अपनी ड्यूटी पर तैनात है, और किसी भी देश के कोने से आने वाले दर्शनार्थियों को बिल्कुल भी परेशानियां, दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, पूरी उन व्यवस्थाओं के साथ यहाँ के कर्मचारी पूरी उस सारी व्यवस्थाओं के अनुरूप अपने हर उस चीज़, हर उसके बात का और पूरा ख्याल रखने के साथ यहाँ
पूरा पालन कर रहे हैं गाइडलाइन का। तमाम जितने भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पूरी जो यहाँ की समिति ने जो निर्णय लिया है उसके अनुरूप ही सारे कर्मचारी, या बात करें तो यहाँ पे जो पंडित का जो दल है वो पूरी तरह से हर अपनी निगरानी में बना हुआ है। बहरहाल अब 31 दिसंबर की विदाई के साथ नए साल का आगाज भी निश्चित तौर पर होने वाला है। कैमरा पर्सन विमन बेड़वाल के साथ अनिल बैरागी, बाबा महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश के 4 महानगरों में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की गाइडलाइन जारी हो चुकी है और राजधानी में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर विशेष चेकिंग और पेट्रोलिंग भी की जा रही है। विभिन्न स्थानों, आउटर नाकों और इलाकों में नाकाबंदी कर संदिग्ध एवं वाहनों की वीडीपी पोर्टल के माध्यम से चेकिंग की जा रही है। बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड की टीमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार, शॉपिंग मॉल और अन्य संवेदनशील स्थानों पर एंटी सबोटेज चेकिंग कर रही है। वहीं थाना स्टाफ द्वारा थाना क्षेत्र के सभी वित्तीय संस्थान, बैंक, एटीएम और धार्मिक संस्थानों, होटल, रेस्टोरेंट, लॉज इत्यादि को भी चेक किया जा रहा है और भीड़भाड़ और संवेदनशील इलाकों में पैदल पेट्रोलिंग की जा रही है। छतरपुर में चौबे कॉलोनी स्थित मारिया माता स्कूल में गार्ड की नौकरी करने वाले राजकुमार तिवारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। सुबह घटना की सूचना मिलते ही परिजन और पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गार्ड रूम से मृतक के शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। प्रबंधन में सिर्फ एक ही गार्ड और आप देख रहे हैं, आप स्वयं आप सब लोगों ने देखा कि कोई दूसरा कोई गार्ड था ही नहीं। उसी को दिन में, उसी को रात में, तो ये प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है कि नहीं, ये स्कूल प्रबंधन की लापरवाही बिल्कुल कही जा सकती है और प्रशासन को भी सूचित नहीं किया गया। मतलब हम लोगों को, गार्जियंस को भी सूचित नहीं किया गया कि नहीं कोई समस्या हुई, तो अपन इसको बिल्कुल मान रहे हैं। क्योंकि अगर कोई अलर्टनेस तरीके से ऐसा कुछ काम नहीं किया गया है स्कूल प्रबंधन की ओर से कि हमें जानकारी दी गई हो या कोई ऐसा व्यवस्था यहाँ पर महसूस की गई हो। उनको जो गर्म कपड़ा है, सारे चीज़ें वो पहन के ही आता है, अपना खाना पीना सब लेके आता है वो, ठीक है। उसके बाद कुर्सी वहाँ पड़ी है, ठीक है, उसको बैठने के लिए सारे सुविधाएं हम लोगों ने दे रखा है जो हो सकता है स्कूल के तौर पर, ठीक है। उसके तौर पर हम लोगों ने किया है और गार्ड हमेशा वो एक अच्छा इंसान था, वो अपना कपड़ा सारे व्यवस्था के, आज भी आपने भी देखा है उसने गर्म कपड़ा पहना है। अब उसको क्या कारण से वो गुजर गया ये तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। एक और बार दमोह जिले के पटेरा में कीटनाशक का सेवन कर लिया, जिसके बाद युवक को गंभीर अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। ग्राम मड़िया निवासी अमित अपने पिता के साथ आया और पीड़ित सुरेश को जलती हुई आग की लकड़ी उठाकर मारते हुए उसे जबरदस्ती कीटनाशक पिला दिया। वहीं ड्यूटी पर पदस्थ डॉक्टर ने युवक की गंभीर अवस्था को देखते हुए पुलिस को सूचित किया। सुरेश पन्निया, पिता श्री घनश्याम पन्निया, उम्र 42 साल, जे श्यामरा संतोष के रहने वाले हैं। अभी सुबह आए, उन्होंने बताया कि भाई जहर खा लिया है। जो भी उनका आपसी झगड़ा रहा हो तो उनकी कंडीशन थोड़ी सी ख़राब थी, तो उनको प्राथमिक उपचार दिया गया और पुलिस ने अपने बयान लिए, उनको जिला चिकित्सालय दमोह रेफर कर दिया। हॉस्पिटल में एक श्यामरा संतोष से सुरेश पिता घनश्याम पन्निया करके एक व्यक्ति आया था जो एडमिट हो गया। डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया कि वो जहर पी के आया है। आके उसका बयान लिया तो उसने बताया कि ज़मीनी विवाद है उनके परिवार के लोगों से, तो उनकी ज़मीन के संबंध में उनके परिवार के लोग झगड़ा करते रहते थे। उन्हीं लोगों ने सुबह आके उसके साथ मारपीट की और जिस समय मारपीट हुई है उस समय उसके घर परिवार का कोई नहीं था वहाँ मौके पे। ये अकेला बैठा बाहर आग ताप रहा था, तो इसको मारा है और उसके बाद फिर ये कीटनाशक जो होता है वो उसको पिला दिया है। तो उसका बयान भी नोट कर लिया है और डीडी कथन करा दिए गए हैं। अभी वो जिला चिकित्सालय रवाना हो गया है और घटनास्थल जहां का है वहां थाने में सूचना दे दी गई है। मानपुर युवा कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकालकर कृषि कानून का विरोध किया, जिसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में मशाल लेकर किसान आंदोलन का समर्थन किया। अध्यक्ष राहुल द्विवेदी की अगुवाई में युवा कांग्रेस की मशाल आक्रोश रैली स्थानीय बस स्टैंड से आरंभ होकर के मुख्य मार्ग मेन मार्केट होते हुए गांधी प्रतिमा पहुंचकर इस रैली को खत्म किया गया।
राजधानी में यूथ कांग्रेस ने कृषि कानून को लेकर मशाल जलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया की अगुवाई में टॉर्च जुलूस निकाला गया। विक्रांत भूरिया ने कहा कि टॉर्च जुलूस निकालने का मकसद केंद्र सरकार को रोशनी दिखाना है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में मशाल लेकर विरोध प्रदर्शन किया। दमोह जिले के जबेरा जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम बंसीपुर के ग्रामीण लोग बड़ी संख्या में तहसील कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार अरविंद यादव ने कलेक्टर से मांग की है कि पानी निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए और सीसी रोड का निर्माण किया जाए ताकि ग्रामीणों को कीचड़ की समस्या का सामना न करना पड़े। दिव्यांग ग्रामीण ने बताया कि रास्ते में पानी निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से मार्ग में कीचड़ हो जाता है, जिससे रोजाना हमारी ट्राइसिकल कीचड़ में फंस जाती है। सारे ग्रामवासी बहुत परेशान हैं। समस्या मेरे घर के पास वो जो 3-4 वर्ष पहले सीसी बना था वह क्षतिग्रस्त हो गया है। मेरे घर के सामने 2-2 फीट के गड्ढे हैं और मेरी उस रास्ता से आना जाना प्राय बना रहता है और गांव का भी वो मुख्य सड़क है जिससे गांव के लोग भी निस्दिन उससे निकलते हैं। जब भी मैं निकलता हूं तो मेरे लिए धक्का देना पड़ता है। मेरी गाड़ी वो बैटरी को रिक्शा वो भी धंस जाता है। निकालने के लिए हर बार घर के लोगों को अदर लोगों को बुलाना पड़ता है। इसके लिए मैं सीओ साहब के पास गया था, 2 बार से वहां जा रहा हूं। सीओ साहब आश्वस्त देते हो जाएगा और इसके बाद मैंने 181 पर भी शिकायत की। लेवल 4 पर जांच चल रही है और इसके बाद मैं 12 तारीख को जन सुनवाई दमोह गया, कलेक्टर के पास विज्ञापन दिया। इसका अभी तक कोई निराकरण नहीं। नए साल यानी 2021 में मध्य प्रदेश कॉडर के 11 अफसरों को प्रमोशन मिलेगा। इसमें से कृषि विभाग के प्रमुख सचिव सहित 4 अफसर प्रमोट होकर अपर मुख्य सचिव बन जाएंगे। इसी तरह सचिव स्तर के 4 अफसर प्रमुख सचिव बनेंगे, जबकि 2005 बैच के 3 अफसर सचिव के पद पर प्रमोट हो जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इन अफसरों को प्रमोशन देने की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। 2-3 दिन में इसके आदेश जारी हो जाएंगे। जानकारी के अनुसार प्रदेश में 1990 बैच के अफसर जेएन कंसोटिया, डॉक्टर राजेश राजौरा, एसएन मिश्रा, अश्वनी कुमार राय और मलय श्रीवास्तव अपर मुख्य सचिव बनाए जा चुके हैं। अब 2021 में इसी बैच के अजीत केसरी, पंकज राग, अशोक शाह और अलका उपाध्याय को पद उपलब्ध होने पर प्रमोट किया जाएगा। सरकार ने इनकम टैक्स फाइल करने का समय बढ़ा दिया है। अब 10 जनवरी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है। अभी तक आईटीआर फाइल की आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी। ये आईटीआर फाइनेंशियल ईयर 2019 और 2020 के लिए होगा। वित्त मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। कलेक्टर अविनाश लवानिया और निगम कमिश्नर केवीएस चौधरी ने बुधवार को राजधानी के रैन बसेरा और सुलभ जन सुविधा केंद्र का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने यहां की व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने रैन बसेरा में राम रोटी योजना के तहत 5 रुपए में भोजन की व्यवस्था करने की भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा रैन बसेरा में कोविड-19 से बचाव की पूरी व्यवस्थाएं और बेहतर करने के आदेश जारी किए हैं। निश्चित एक विषय सामने आया है कि बस स्टैंड्स पे एटलीस्ट जो शौचालय है उनको 24 घंटे किया जाना चाहिए। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि किसी एक शिफ्ट में एक व्यक्ति की और ड्यूटी लगाते हुए उनको रात्रि में उनका टाइम एक्सटेंड करने का 23 नवंबर के बाद पॉजिटिव आए कोरोना मरीजों में करीब 500 मरीजों के दोबारा सैंपल ब्रिटेन में मिले। कोरोना के नए स्ट्रेन की जांच के लिए दिल्ली और पुणे की लैब में भेजे जाएंगे। इसके लिए रैंडम सैंपल लिए जाएंगे। सैंपल भेजने की ये कार्रवाई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन के आधार पर की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन के मरीज देश में मिलने के बाद नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में 5% पॉजिटिव मरीजों के रैंडम सैंपल की जांच कराने के निर्देश सभी प्रदेशों को दिए हैं। 23 नवंबर के बाद शहर में 9,977 कोरोना मरीज मिले हैं। इनमें से 5% यानी 499 मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे।
निवाड़ी जिले में वाणिज्य कर विभाग द्वारा पंचायत वेंडर के माध्यम से की जाने वाली मटेरियल खरीद सामग्री के नाम पर टैक्स चोरी के मामले में दूसरी बार कार्रवाई की गई, जिसमें 1,56,00,000 रुपए का पंचायत मटेरियल खरीदा गया था। लगभग 26 लाख रुपए पेनाल्टी जमा न करने पर ग्राम बाघाट में भाजपा नेता की सपना ट्रेडर्स पर छापामार कार्रवाई की गई। हिमाचल जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते समूचा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड झेल रहा है। इसका असर मध्य प्रदेश में भी दिखने लगा है। जम्मू कश्मीर से आ रही बर्फीली हवाओं से प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई है। प्रदेश के 16 शहरों में बुधवार को शीतलहर के साथ कोल्ड डे रहा। भोपाल में सीजन का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया। तापमान 18 डिग्री तक लुढ़क गया। ये सामान्य से 7 डिग्री कम है। पिछले 24 घंटे में मौसम जो प्रदेश का शुष्क था, और अगर हम भोपाल राजधानी की बात करें तो यहाँ का न्यूनतम तापमान 9.9 जो कि सामान्य से 1 डिग्री कम था। अधिकतम तापमान 18 डिग्री गया जो कि सामान्य से 7 डिग्री कम था, और वो शीतल दिन था भोपाल में। इसके पहले 2014 में दिसंबर में 15.5 मैक्सिमम गया था जो कि सामान्य से 10 डिग्री कम था। आज दतिया में 2.8 गया हुआ है तापमान सबसे कम प्रदेश में। और अभी भी जो ग्वालियर चंबल संभाग का जो क्षेत्र है वहाँ शीतल दिन शीतलहर यानी का प्रभाव है अभी भी। और तापमान लगभग प्रदेश में अगर मैदानी क्षेत्रों में खासकर बुंदेलखंड है, ग्वालियर चंबल है, इनको छोड़ दें तो सामान्य के आसपास है, लेकिन दिन का तापमान जरूर 20 या 22 डिग्री के आसपास प्रदेश के हैं। पिछले 24 घंटे में मौसम जो प्रदेश का शुष्क था, और अगर हम भोपाल राजधानी की बात करें, मोक्षदायिनी शिप्रा नदी में खान नदी का गंदा पानी मिलना जारी है। 14 दिसंबर को सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालुओं को गंदे पानी में ही स्नान करना पड़ा था। अब 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, और अगर यही स्थिति रही तो संक्रांति के पर्व स्नान पर भी श्रद्धालुओं को शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा। आपको बता दें कि इंदौर शहर का सीवेज खान नदी के रूप में उज्जैन आकर पवित्र शिप्रा नदी में मिलता है। इसमें शिप्रा का शुद्ध जल भी दूषित हो जाता है। श्रद्धालुओं को पर्व स्नान इस दूषित जल में न करना पड़े, इसके लिए 4 साल पहले शासन ने 95 करोड़ रुपए खर्च कर योजना तैयार की थी। उसके तहत खान नदी को डाइवर्ट करने के लिए त्रिवेणी से पहले राघव पिपलिया गांव से कलिया देह पैलेस तक भूमिगत पाइपलाइन बिछाई थी। 2020 की विदाई और नई खुशियों के साथ 2021 के स्वागत के लिए जिले के पिकनिक स्पॉट तैयार हैं। मढ़ई पचमढ़ी के अलावा तवा रिसोर्ट, तिलक सिंदूर मंदिर, होशंगाबाद का हिंगलाज मंदिर, पहाड़िया दोस्तों और परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए अच्छे विकल्प हैं। नए साल में लोग तवा बांध देखेंगे और तवा रिसोर्ट से क्रूज, जलपरी स्पीड बोट से तवा जलाशय में सैर करेंगे। रेस्क्यू टावर से क्रूज और बोट की निगरानी होगी। तवा के क्रूज में 45 मिनट की सैर 130 रुपए में होगी। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण 70 की बजाय 30 यात्री रहेंगे। भोपाल में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम और भोपाल पुलिस ने मिलकर लगातार कार्रवाई की है। निजामुद्दीन कॉलोनी में मछली की दुकान लगाने वाले ने नगर निगम कर्मचारी को फोन पर जान के मारने की धमकी दी, जिसके बाद नगर निगम के कर्मचारी ने मामले की शिकायत डीआईजी से की है। राजधानी भोपाल में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम और भोपाल पुलिस ने मिलकर शिकंजा कसा है। अतिक्रमणकारी नगर निगम के अधिकारी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ताजा मामला निजामुद्दीन कॉलोनी का है, जहां मछली की दुकान लगाने वाले इमाम ने नगर के कर्मचारी को फोन कर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद कर्मचारी ने मामले की शिकायत पुलिस में कर उचित कार्रवाई करने की अपील की है। हमारा आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय का स्पष्ट निर्देश है कि सीएमए ब्लाइंड है, जो गुंडे माफिया हैं, भू माफिया हैं, ड्रग माफिया हैं, इसके खिलाफ प्रदेश में अभियान किया जाए। जो भी असामयिक तत्व उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो इसी उसमें एक सीएमए ब्लाइंड की शिकायत थी। हनुमान मंदिर निजामुद्दीन कॉलोनी के पास में मछली का व्यवसाय करता है इमाम नाम का व्यक्ति, तो कोई रणधीर कुमार है, उन्होंने सीएम लाइन पर शिकायत करी थी कि वहाँ से हटाया जाए। और आदरणीय कलेक्टर साहब के भी गाइडलाइन है कि 500 मीटर जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर है कि मुर्गा, मछली
इस तरीके का वैसा नहीं होना चाहिए। तो हम उसमें मेरी टीम अतिक्रमण हटाने गई तो उसको पहले पूर्व में भी कई बार समझा चुके थे, इसमें अनाउंसमेंट भी हम लोग कर चुके थे। तो मेरी टीम ने जब वहाँ से उसका कुछ तराजू और जो छतरी धूप में लगा के वो बैठता तो वो फुटपाथ पे तो हटाई, तो और एक फर्नीचर वाला भी था तो वहाँ भी हमने कार्रवाई करी, वो भी अवैध फुटपाथ पे वैसा कर रहा था। तो उसके बाद उसने मेरा फ़ोन नंबर कहीं से लेके मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी और धमकी दी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।